सबसे पहले साफ बात करते हैं। वी गो ट्रिक्ड बाय जेम्स कैमरन। मूवी का टाइटल है अवतार फायर एंड ऐश, तो नेचुरली हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी क्लियर थी। वी थॉट कि ये फिल्म पूरी तरह फायर्स, वोल्केनोस, लावा वॉर्स, इरप्शंस और एक नई फायर ट्राइब को दिखाएगी। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? मूवी लगभग 3 घंटे लंबी है और समहाउ हमें फिर से ओशन में तैरने के लिए इनवाइट कर दिया जाता है। एक पॉइंट पर तो आप खुद से पूछने लगते हो कि क्या ये नई मूवी है या फिर अवतार द वे ऑफ वाटर का पार्ट 2। विजुअली बात करें देन द मूवी इज एब्सोल्युटली इनसेन, लेकिन स्टोरी वाइज ऑनेस्टली ये काफ़ी हद तक पिछली मूवीज का रिसाइकल्ड वर्जन लगती है। सो नाउ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आईमैक्स पर पैसा खर्च करना वर्थ इट है या फिर घर पर रहकर डिजिटल वर्जन का वेट करना बेहतर है। वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और हाँ, बिफोर वी कंटिन्यू मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलती रहेंगी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। ये मूवी डायरेक्टली अवतार द वे ऑफ वाटर की एंडिंग से जुड़ी है। यहाँ कोई 10 साल का टाइम जंप नहीं दिखाया जाता। कहानी वहीं से कंटिन्यू होती है जहाँ उनका बड़ा बेटा नितेयम मर चुका होता है। सो सली फैमिली अभी भी काफ़ी दुख में है। जेक सली अब पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टिव और मिलिट्रिस्टिक हो जाता है। अब वो अपने बच्चों को हार्श तरीके से ट्रेन करता है, ऑलमोस्ट सोल्जर्स की तरह। हम लोआग को देखते हैं जो गिल्ट से हॉन्टेड है क्योंकि उसका भाई उसकी वजह से मरा। नेत्री अब सिर्फ ग्रीविंग मदर नहीं है, वो एंगर और रिवेंज से भरी हुई इंसान बन जाती है। उसका दिल टूट चुका है और वो ह्यूमन से डीपली नफरत करने लगती है, यहाँ तक कि स्पाइडर से भी। वो ह्यूमन बॉय जिसे उसने खुद पाला था। भले ही स्पाइडर उस ह्यूमन ग्रुप से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी नेत्री उसे उसी दुनिया का हिस्सा मानती है। ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली इंटरेस्टिंग है। ये ग्रीफ, ट्रोमा और लॉस जैसी हैवी थीम्स को टच करता है। बट द मेन प्रॉब्लम इज द सेटिंग। मूवी का टाइटल फायर एंड ऐश है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं फायर, ऐश, वोल्केनोस और एक ड्राई डेंजरस इन्वायरमेंट। यस, हमें एक नई ट्राइब देखने को मिलती है जिन्हें ऐश पीपल या अबू ट्राइब कहा जाता है, एंड ये लोग ड्राई लैंड और वोल्केनिक एरियाज में रहते हैं। लेकिन इशू ये है कि हम इनके साथ काफ़ी कम टाइम स्पेंड करते हैं। इन्हें मुश्किल से 20 से 30 मिनट का रियल फोकस मिलता है और उसके बाद मूवी बार बार सी, मैटकेना विलेज और टल्कन वेल्स पर वापस चली जाती है, जो कि ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग है। जेम्स कैमरन को पानी से इतना प्यार है कि वो टाइटल में दिए गए फायर के प्रोमिस को ही भूल जाते हैं। सो अगर आप नॉन स्टॉप वोल्केनिक एक्शन और फायर फील्ड बैटल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस कम कर लेनी चाहिए। ये मूवी अवतार वे ऑफ वाटर का एक्सटेंडेड वर्जन लगती है, बजाय एक कम्प्लीटली न्यू स्टैंड अलोन स्टोरी के। ऐश टाइप की लीडर है एक नई कैरेक्टर जिसका नाम है बेराक। इसे ऊना चैपलिन ने प्ले किया है, जो चार्ली चैपलिन की ग्रैंड डॉटर है। हर कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ वेरी स्केरी बट काइंडा हॉट। इसका डिज़ाइन फॉरेस्ट या सी नावी से बहुत अलग है। ऐश ट्राइब के लोग एक्चुअली हार्श लैंड में रहते हैं और अपने एनिमीज़ को हर्ट करने में मज़ा लेते हैं। ये एवा या नेचर बैलेंस में बिलीव नहीं करते। इन्हें क्रूअल और ऑलमोस्ट साइकोपैथिक दिखाया गया है। पोटेंशियल काफ़ी बड़ा था एक आइकॉनिक विलन बनने का। मूवी पोस्टर्स में भी इसका फेस बहुत स्ट्रांगली स्टैंड आउट करता है। लेकिन यहाँ फिर वही प्रॉब्लम है जो है स्क्रीन टाइम। बेरांग और उसकी ट्राइब अंडर यूज्ड फील होती है और एक साइड थ्रेट बनकर रह जाती है, क्योंकि मेन फोकस फिर से क्वारिज पर चला जाता है। क्वारिज की बात करें तो ये आदमी सच में कभी मरता ही नहीं। स्टीफन लैंग इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं और इस मूवी में उनका अवतार वर्जन और ज़्यादा अनहिंज्ड और डेंजरस हो जाता है। उनकी इवल प्रेजेंस काफ़ी इंटेंस और बिलीवेबल लगती है। स्पाइडर के साथ क्वारिज की इंटरेक्शंस अनकंफर्टेबल और ट्विस्टेड है। ये एक ऑलमोस्ट एक सिक पार्टनरशिप जैसी लगती है। इसके अलावा एक क्रीपी रिचुअल सीन भी है जिसमें ड्रग्स इन्वॉल्व होते हैं। बट फिर से वही बात है कि ऐश ट्राइब की एक्सप्लोरेशन उतनी डीप नहीं है जितनी लास्ट मूवी में वाटर ट्राइब को दी गई थी। ऐसा लगता है कि ऐश ट्राइब को सिर्फ एक नया एनिमी इंट्रोड्यूस करने के लिए डाला गया हो। जहाँ जेक सली की बात करें तो ऑनेस्टली अब ये थोड़ा अनोइंग लगने लगा है। जेक बार बार फादर के तौर पर फेल होता आया है। एक बच्चा मर जाता है, दूसरे भाग जाते हैं और यही मिस्टेक्स वो बार बार रिपीट करता है। जेक और नेत्री का रिलेशनशिप इमोशनल कम और फंक्शनल ज़्यादा लगता है। थैंकफुली जोई सल्डानिया इस मूवी को बचा लेती हैं क्योंकि वो नेत्री के पेन, रेज और डिप्रेशन को काफ़ी पावरफुली पोर्ट्रे करती हैं। नेत्री को देख के एक माँ का दर्द आप सच में महसूस करते हो और कहानी का पूरा इमोशनल वेट यही कैरेक्टर कैरी करती है। नाउ बात करते हैं जेम्स कैमरन के स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन पर, जो है मूवी के विजुअल्स। एंड यहाँ मूवी विदाउट एनी डाउट शाइन करती है। इसका CGI अब CGI जैसा दिखता ही नहीं। वाटर, स्किन टेक्सचर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस सब कुछ काफ़ी रियल लगता है। कई बार आप भूल जाते हो कि आप एनिमेटेड कैरेक्टर्स को देख रहे हो। इस मूवी की लाइटिंग, कंपोजिशन और स्केल नेक्स्ट लेवल है। थर्ड एक्ट में जो एक्शन दिखाया जाता है वो एब्सोल्युटली इंसेन लगता है। एयर, सी और अंडर वाटर बैटल्स एक साथ चलती हैं, फिर भी क्लैरिटी बनी रहती है।
इतने कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी आप कभी लॉस्ट फील नहीं करते। सो जेम्स कैमरन की यही खूबी है कि वो केओस को भी ऑर्गेनाइज्ड और एक्साइटिंग बना देते हैं। लेकिन विजुअल्स भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। फिल्म में कुछ मोमेंट्स हैं जहां फ्रेम ड्रॉप्स नोटिसेबल हैं, खासकर अगर आप एक गेमर हो और मोशन सेंसिटिव हो। कभी इमेज बहुत स्मूथ लगती है और अचानक हल्का सा स्टटर आता है। जहाँ IMAX 3D की बात करें तो ये और भी नोटिसेबल हो जाता है। इससे ये मूवी खराब नहीं होती, लेकिन ये मौजूद है। फिर भी अवतार का मैजिक इंटैक्ट रहता है। ये वैसी मूवी है जो याद दिलाती है कि सिनेमा एग्जिस्ट क्यों करता है। नाउ इस मूवी से मेरा बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ये है कि राइटिंग काफ़ी लेजी है। स्टोरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अवतार 2 जैसा है। फैमिलियर इमोशनल बीट्स और रिपीटेड थीम्स इस मूवी में भी देखने को मिलती हैं। मूवी 3 घंटे से ज़्यादा लंबी है और इसका काफ़ी हिस्सा अननेसेसरी लगता है। आई थिंक मिडल में कई सीन्स थे जो कट हो सकते थे। हम फिर से ओशियन स्पिरिचुअलिटी और वेल्स पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। फायर एंड ऐश कॉन्सेप्ट या ऐश टाइप पर डीपर जाने के बजाय मूवी काफ़ी सेफ खेलती है। मिडिल पेसिंग स्लो है और अगर इतने कमाल के विजुअल्स ना होते तो शायद मैं सो जाता। ये भी साफ है कि ये मूवी मेनली अवतार 4 के लिए एक ब्रिज है, इसीलिए इस मूवी की एंडिंग कंप्लीट या सेटिस्फाइंग फील नहीं होती। कई कॉन्फ्लिक्ट्स आधे अधूरे रह जाते हैं और ये चीज़ काफ़ी एग्जॉस्टिंग लग सकती है। लेकिन अगर आपका गोल सिर्फ जेम्स कैमरन के ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स को एंजॉय करना है तो मूवी वर्थ इट है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अवतार फायर एंड ऐश आंखों से जीतती है, दिल से नहीं। टेक्निकली ये सिनेमा की एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है जिसका ऑलमोस्ट कोई कंपटीशन नहीं है। अगर आप देखना चाहते हो कि फिल्म टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है तो बिगेस्ट IMAX 3D स्क्रीन पर इसे देखना ज़रूरी है। आपके लिए वो एक्सपीरियंस फ़ोन या लैपटॉप पर ही क्रिएट नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप नई स्टोरी, डीप राइटिंग और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट ढूंढ रहे हो तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। फाइट ड्राइव काफ़ी अंडर एक्सप्लोर्ड है तो ऑब्वियसली इस मूवी का टाइटल काफ़ी मिसलीडिंग लगता है। लेकिन फिर भी थर्ड एक्ट काफ़ी थ्रिलिंग और इंटेंस है जो मूवी को बोरिंग होने से बचा लेता है। सो व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने अवतार फायर एंड ऐश देख ली है तो आपको ये कैसी लगी? लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का टीजर लीक हो चुका है और इसमें जो जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी एपिक लग रही हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।